नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, टीजीटी एसएसटी दिल्ली। तो आज हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि गत वर्षों में पूछे गए जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उससे संबंधित ये थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत के बहुकार्य सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का नाम तेजस किसने रखा? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, और डी है एयर मार्शल जसवीर बली। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस है उनका नाम तेजस रखा था। और ये जो तेजस विमान है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 2001 में विकसित किया गया। और जो तेजस नाम है ये इसको अटल बिहारी जी की तरफ से 2003 में दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है ए 9, बी 17, सी 14, डी 20। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है सी 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1969 में किया गया था। और जब ये राष्ट्रीयकरण किया गया, ये जो राष्ट्रीयकरण था ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। और उस समय इंदिरा गांधी जो है देश की पीएम थी, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थी, और साथ ही वित्त मंत्री भी थी। वित्त मंत्रालय भी उनके पास ही था। तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना गया था। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, मई 1998 में भारत के द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? ये भी जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एक बार। तो इसमें ऑप्शन है 3, 2, 6, 5। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है डी 5, यानी कि मई 1998 में भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, राजस्थान में पोखरण, उसमें 5 परीक्षण किए गए थे। और इसका जो कोड था इस परमाणु परीक्षण का वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका जो है ऑपरेशन, यानी कि जो ये अभियान था इसका कोड था। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन सा विकल्प शेष से भिन्न है? ऑप्शन है विश्व पोलियो दिवस अक्टूबर 24, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस अक्टूबर 10, विश्व अध्यापक दिवस अक्टूबर 5, विश्व खाद्य दिवस अक्टूबर 1। तो इसमें अगर हम देखें ये सभी अक्टूबर में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस हैं, और एक इनमें जो गलत है उसकी हमें पहचान करनी है। इसमें जो पहला है विश्व पोलियो दिवस ये भी राइट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, विश्व अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर ये भी सही है। लेकिन विश्व खाद्य दिवस जो डी है ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको नोट करना है, 16 अक्टूबर। इसकी शुरुआत जो है 1979 यानी कि 1979 में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। अगला जो प्रश्न है पांचवा, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है नेल्सन, विलिंगटन ड्यूक, लुई 18वें, अली पाशा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है विलिंगटन ड्यूक। विलिंगटन ड्यूक जो है वो विपक्षी सेना के सेनापति थे जिन्होंने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया। जो वाटरलू का युद्ध है ये 1815 में लड़ा गया और इसमें नेपोलियन की हार हुई, नेपोलियन हार गया। और जो वाटरलू का मैदान है ये कई बार पूछा जाता है, ये बेल्जियम में है जहां पर ये युद्ध हुआ था। बेल्जियम में वाटरलू का मैदान जहां पर ये युद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है छठा,
विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें हम एक तो पीछे जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं या अभी करंट में जो परीक्षाएं हो रही है उनकी वीडियो लेकर आ रहे हैं। दूसरा साथ ही जो एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो 6 to 12th क्लास, उसकी वीडियो भी हम साथ साथ में लेकर आ रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल कंप्लीट जीएस कंप्लीट जीएस 360 इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है वाशिंगटन, जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और जो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और इसके साथ में आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, दोनों की जुलाई 1944, और ब्रेटन वुड सम्मेलन में इनकी स्थापना हुई। ब्रेटन वुड सम्मेलन जुलाई 1944, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना हुई। इनका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। बाकी अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क है यहाँ पर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, और पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों इसमें हम जो भी प्रश्न करते हैं, इन प्रश्नों का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको राइट आंसर बताना नहीं, बल्कि आपको ऑथेंटिक आंसर और हर पर्सन से कम आपके 3 या 4 फैक्ट आपको देना है, ताकि आपका बेस मजबूत हो। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जीके जीएस आपका शानदार होगा। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन है वूलर, लडोगा, रेनडियर, मलावी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है वूलर। जो वूलर है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी अगर ऑप्शन को हम देखें, ये जो लडोगा है ये रूस की झील है, रूस में है। रेनडियर जो है ये कनाडा में झील है, और मलावी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की एक झील है। अगला जो प्रश्न है 8वां, भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो कृष्णा नदी है। कृष्णा की सहायक भीमा नदी है, और जो भीमा नदी है ये महाराष्ट्र से निकलती है, और 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये कर्नाटक में जाकर जो है कृष्णा में मिलती है। अगला हमारा प्रश्न है 9वां, भूमध्य रेखा पर दिन कितना लंबा होता है? ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो बी 12 घंटे, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, और भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा समान होती है, यानी कि 12 घंटे, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पूरे साल सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। अगला जो प्रश्न है 10वां, 973 ईस्वी में अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो उज्बेकिस्तान है, यानी कि अल बिरूनी जो है इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। और ये जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम किताब अल हिंद है, और ये अरबी भाषा में इन्होंने लिखी। इसमें उन्होंने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, तत्कालीन धार्मिक स्थिति, उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और जो अल बिरूनी थे ये महमूद गजनवी के साथ इनका संबंध था, उनके दरबारी कवि थे ये। अगला जो प्रश्न है
प्रथम भारतीय महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन है अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, महासविता देवी, आशापूर्णा देवी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है आशापूर्णा देवी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1976 में दिया गया था। ये पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में मिला। और ये जो लेखिका थी इनका बंगाली भाषा से संबंध था, यानी कि बंगाली साहित्य से इनका संबंध था। और इनकी जो रचना थी उसका नाम प्रथम प्रतिश्रुति, इसी के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में दिया गया। अगला जो प्रश्न है, भारत में मतदान में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन है 1998, 1996, 1990, 1982। यानी कि पहली बार भारत में जो है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में प्रयोग कब किया गया। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है 1998। 1998 के लोकसभा चुनाव में, यानी कि 12वीं लोकसभा के चुनाव 1998 में हुए थे और उसी में इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग किया गया। अगला जो प्रश्न है 13वां, भारत में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या है। यानी कि भारत में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उसके पक्ष में या उसके समर्थन में होने चाहिए। ऑप्शन है 150, 75, 50 या 100। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है 50 कम से कम, यानी कि मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो 50 मेंबर होने चाहिए, तभी उसके पक्ष में, तभी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखा जा सकता है। और इसका जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसका ये नियम जो है 239, जो अनुच्छेद 239 ए है उसके 6 में ये दिया गया है कि कम से कम 50 सदस्य जो है उसके पक्ष में होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है, किस संस्था द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की जाती है हर साल। तो इसमें ऑप्शन है विश्व बैंक, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्ल्यूएचओ। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ हर साल जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। बाकी अगर और ऑप्शन इसमें देखें तो जो यूएनडीपी है ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हर साल एचडीआई यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक जारी करता है, मानव विकास सूचकांक। अगर मानव विकास सूचकांक पूछा जाए तो हमारा उत्तर यूएनडीपी होगा। और अगर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें तो उसमें हमारा उत्तर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। अगला जो प्रश्न है 15, अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय ऑप्शन है करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत आएगा। ये सभी ऑप्शन जो है हरियाणा के हैं। और अंतरराष्ट्रीय जो सौर एलायंस है इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर है? गुरुग्राम। तो हमारा ऑप्शन जो राइट बी होगा। और जो सौर एलायंस है, अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस, इसकी स्थापना नवंबर 2015 में की गई और इसमें अभी 123 सदस्य देश हैं। और अभी लेटेस्ट जो सदस्य इसका एक देश बना है वो अंगोला है। अंगोला अभी हाल ही में इसका अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस का महत्वपूर्ण सदस्य बना है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 123 और स्थापना 2015 में। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा द्विभाजित नहीं है। यानी कि किस राज्य को कर्क रेखा विभाजित नहीं करती है, उसमें से नहीं गुजरती। ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसमें हमारा, हम सभी जानते हैं, हमारा राइट आंसर है वो है ओडिशा, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इनसे कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य हैं भारत में जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। 8 में से गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल 3 ये हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये 8 राज्य आपको याद रखने हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 17। अमीर खुसरो का संबंध दिल्ली सल्तनत में किसके दरबार से था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित थे। और अमीर खुसरो भारत के महत्वपूर्ण मध्यकालीन जो है कवि थे। इनको तूतीय हिंद भी कहा जाता है। और इनका जो जीवन काल है वो 1253 से 1325 तक था। और इनका जन्म पटियाली, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ, पटियाली। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। और इन्होंने भारत में भाषा यानी कि एक तरह से हिंदी के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला जो प्रश्न है, फीफा का संबंध किस खेल से है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ये फीफा जो है खेलों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। फीफा एक संस्था है जो फुटबॉल को नियंत्रित करती है। और जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। जो फीफा का पहला वर्ल्ड कप है ये 1930 में खेला गया था। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कर्नाटक से संबंधित व्यक्ति, कर्नाटक संगीत से संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि आप चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पे बहुत ही शानदार प्रश्न आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाले हैं। जीएस और जीके के जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लाइक जरूर करें। कोई भी अगर सुझाव है आपका उसके लिए कमेंट करें। और टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें ताकि इनकी पीडीएफ भी आप मिल सके। तो इसमें जो प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है श्यामा शास्त्री, त्यागराज भातखंडे, मुथुस्वामी दीक्षितार। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो भातखंडे है। क्या है? भातखंडे। जो भातखंडे है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो हैं कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। भातखंडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। यह आपको याद रखना है कि भातखंडे का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, न कि कर्नाटक संगीत से। अगला जो प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति ने दक्षिण में तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है बलबन, नसीरुद्दीन, मलिक काफूर, जलालुद्दीन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है मलिक काफूर। मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति थे। और इन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे वहां पर विजय प्राप्त की। और जो मलिक काफूर है इनको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था गुजरात से। ये एक दास थे जिनको खरीदा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। बंदा बहादुर ने किसके कहने पर संन्यास छोड़ युद्ध किया? तो इसमें ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे सिखों के। और इन्हीं के कहने पर जो है बंदा बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध शुरू किया। और यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। और बंदा बहादुर को फिर 1716 में फरुखसियर द्वारा मृत्युदंड दिया गया। ये आप नोट करना। बाकी जो गुरु तेग बहादुर थे इनको मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था 1675 में। गुरु अर्जुन देव इनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था 1606 में। और गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक थे। और इनका जन्म 1469 में हुआ, मृत्यु 1539 में। ये बाबर के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो हरियाणा है, क्योंकि राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी खोज जो है 1963 में सूरजभान ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और जो
राखी गढ़ी है, ये इस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल यानी कि सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। बाकी अगर ऑप्शन है पंजाब तो यहाँ पर रोपड़ है, गुजरात में लोथल धोलावीरा है, राजस्थान में कालीबंगा इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। अगला जो प्रश्न है 23वां, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी रामदेव, स्वामी बलदेव। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो 1875 में लिखी, और ये हिंदी में लिखी थी, हिंदी भाषा में, और 1875 में ही इन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है 24, प्रश्न नंबर 24, किस ग्रह के दो लघु उपग्रह फोबोस और डिमोस कहे जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन है वरुण, यूरेनस, मंगल और शुक्र। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है मंगल। मंगल जो ग्रह है उसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं, जो काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, आप सभी दोस्तों से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल कंप्लीट GS 360 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम लाइक भी करें, और इस पर आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे चाहे वो NCERT के हैं या विगत वर्षों में पूछे गए परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, तो GK GS के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, साथ ही उचित व्याख्या जिससे आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न हर प्रश्न से आपके क्लियर होंगे। तो अब हमारा अगला प्रश्न है वो है समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता का संबंध किस अनुच्छेद से है? यानी कि किस अनुच्छेद में समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 50। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 39A। 39A में है समान न्याय निशुल्क कानूनी सहायता। बाकी अगर हम ऑप्शन को देखें अनुच्छेद 41, इसमें काम का अधिकार है, काम का अधिकार, और शिक्षा के बारे में भी बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 42 जो है इसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा, महिलाओं से संबंधित या बच्चों से संबंधित कार्यस्थल पर सुरक्षा के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद 50 को अगर हम देखें तो इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण यानी कि उनके अलग अलग कार्य के बारे में बात की गई है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप सभी दोस्तों को